दिल ना उम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। आज जो कानूनी और सियासी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस हवाले से मैं वीलॉग करने जा रहा हूँ। मेरे पाकिस्तानियों, सेनेटर मुश्ताक गनी जो कि जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, मैंने उन्हें हमेशा एक शरीफ नफ्स, एक बहादुर और गयूर पाकिस्तानी देखा और समझा, और मैं समझता हूँ मैं उनका एक फ़ैन हूँ। ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहिए पाकिस्तानियों की कानून साज इदारों में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में माफिया सिर्फ पार्लियामेंट तक पहुंचती है, जिसकी वजह से पूरा जो एक सियासी सेटअप बनाया जाता है वो मुश्तमिल होता है माफिया पे। कल काफ़ी लंबी चौड़ी तकरीर सेनेट में की, उनका हर्फ ब हर्फ बिल्कुल दुरुस्त था और मैं उनकी बात से मुत्तफिक हूँ। उनका जो क्रक्स है वो चंद पॉइंट्स में बताना चाहता हूँ। सेनेटर साहब फरमाते हैं, इलेक्शन कमीशन कौम से माफ़ी मांगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफ़ी हों, इसके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए, और जो इंतखाबात पे 70 अरब रुपए खर्चा हुआ है वो धांधली करने वालों से वसूल किया जाए। मेरे पाकिस्तानियों, आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में डेवलपमेंट्स हुई हैं लीगल, उसका मैं आंखों देखा हाल बताना चाहता हूँ, क्योंकि 2015 से पहले में मैं वीलॉग करता रहा हूँ कि मैं थोड़ा बहुत कानून को, इलेक्शन लॉस को समझता हूँ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंने जितने केसेस बहैसियत इंसाफ लॉयर फोरम के मेंबर के किया है, इंसाफ लॉयर फोरम पाकिस्तान के किसी वकील ने भी नहीं किया। ये चैलेंज के साथ बता रहा हूँ। आज भी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जो कैंडिडेट्स जो कि जीते हुए थे, स्पेशल कराची से पीएसए भी जो कि प्रोविंशियल असम्बली या फिर नेशनल असम्बली की, उनको रिप्रेजेंट कर रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। और उसकी जो हाल है मैं बताना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि 2-3 मैंने इस पे व्लॉग कर चुका हूँ और सारा कुछ बता चुका हूँ कि ये जो जनरल इलेक्शन हुए हैं, इससे पहले 1 साल पहले जो इलेक्शन हुए थे लोकल गवर्नमेंट्स के सिंध और सिंध में, कराची और हैदराबाद में, उसमें भी सेम पैटर्न तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूनियन काउंसिल के चेयरमैन्स को या जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट्स चेयरमैन्स को थे, जो कि फार्म 11, ये फार्म 45 होता है जो कि जनरल इलेक्शन के लिए होता है, और यूनियन काउंसिल के लिए फार्म 11 इस्तेमाल होता है। फार्म 11 में पीटीआई और जमात इस्लामी जीती हुई थी, कराची में खासकर। लेकिन आरोज ने उस फार्म 11 को जब वो फार्म 14 जारी करते हैं तो उसमें हरा दिया था। और मुख्तसर ये कि डिफरेंट काउंसिल्स आए मुख्तलिफ कैंडिडेट्स के, और मैं भी पेश हुआ। उसका क्रक्स बता देता हूँ। मोस्टली लोग पॉइंट ऑफ लॉ पे डिस्कशन कर रहे थे, जबकि इलेक्शन कमीशन के बॉडी लैंग्वेज से सारा कुछ पता लग गया जो कि मैं बताना चाह रहा था कि इन्होंने आपको इंसाफ नहीं देना, और लामाला तमाम एग्रीड पार्टी को इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। और बार बार वो इजहार कर रहे थे जो मेंबर्स बैठे थे। मुख्तसर ये कि मैंने माइंड बना लिया था कि जनाब मैं तो बहैसियत तरीके इंसाफ के काउंसिल के भी, मेंबर के भी, और बहैसियत रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर जो कि नेशनल असम्बली के लिए थे और प्रोविंशियल असम्बली के लिए, वो रिप्रेजेंट करूँगा। जहाँ पर मैंने पॉइंट ऑफ लॉ पर डिस्कशन की, फैक्चुअल चीज़ें भी बताई, लेकिन वहाँ पर जो कुछ हुआ वो ज़रूर बताऊँगा। जब उन्होंने मुख्तलिफ कमेंट्स दिए थे कि जी हमने तो इलेक्शन करवा दिया है, तो इलेक्शन होते हैं, और इस तरह कई बातें की जिससे उनकी बॉडी लैंग्वेज पता लग रही थी कि बिल्कुल जो स्क्रिप्ट लिखा गया है, जिसको मनवन एग्जेक्टिव भी फॉलो कर रही है, इलेक्शन कमीशन भी कर रहा है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस फायजीसा, इसके अलावा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक, वो हार्ड एंड फास्ट तरीके से फॉलो कर रहे हैं। उसी को फॉलो करते हुए पैटर्न पे चल रहे थे। तो मैंने इन तमाम चीज़ पे आर्गूमेंट्स किया, और सबसे पहले मैंने पॉइंट आउट किया यही इलेक्शन के हवाले से कि जनाब वो रिहर्सल हुआ था, और जनरल इलेक्शन में भी यही कुछ हुआ जो कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में सिंध में 2023 में हुए, और इसको रिपीट किया गया। और इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि अवाम को मैंडेट को रात की तारीकी में चंद सरकार के अफसरों ने, अब सरकार के अफसर हर किस्म के हैं, उन्होंने रात की तारीकी में
24 करोड़ आवाम के मैंडेट पे डाका डाला। फिर इसके साथ साथ मैंने आर्टिकल 218 सब आर्टिकल 3 का हवाला दिया और वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। और उसमें 5 चीज़ें पॉइंट की गई हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 218(3) कहता है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure the election is conducted honestly, number 1, number 2, justly, number 3, fairly and in accordance with law, ये 4 हो गया। number 5, that corrupt practices are guarded against। अब इसको जब एलोबरेट किया कि ना ऑनेस्टली हुआ, ना फेयरली हुआ, ना जस्टली हुआ और ना इन अकॉर्डेंस विद लॉ हुआ, क्योंकि इन अकॉर्डेंस विद लॉ उस वक्त होता जब 224 आर्टिकल के तहत असम्बली डिसॉल्व की जाती, 60 दिनों में या 90 दिनों में इलेक्शन होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह जो पंजाब असम्बली है और KPK असम्बली है जो 2022 में डिसॉल्व की गई थी, आर्टिकल 112 के तहत CM ने अपने पावर्स को इस्तेमाल करते हुए डिसॉल्व किया था। तो 90 डेज में इलेक्शन होने थे, वो भी नहीं हुए, तो इन अकॉर्डेंस विद लॉ भी नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ और यकीनी तौर पर समझता हूँ कि ये चारों सूबे सूबाई हुकूमतें और फेडरल जो गवर्नमेंट है इस वक्त गैर कानूनी है और गैर आइनी है। तो जब आइन में जो लिखा होता तरीकाकार, वो तो इलेक्शन नहीं हुए। बाकी 22 माह में क्या किया इलेक्शन कमीशन ने, क्या किया और 60 दिन में क्या किया, उन्होंने किसी तरह इंश्योर करने की कोशिश नहीं की कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। और सबको मालूम है कि ना जलसे करने दिए गए, ना कॉर्नर मीटिंग्स करने दिए गए और तवा 144 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कल भी नाफिज था, इलेक्शन के दिन भी नाफिज था और आज तक नाफिज है। तो उसको मैंने बड़े एलेबोरेट तरीके से कहा कि जनाब इन 5 काम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, चारों सूबाई इलेक्शन कमीशन का, रीजनल इलेक्शन कमीशन का, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन का और इसके साथ इंतजामिया, पुलिस और इसके अलावा DROs, कमिश्नर एंड ROs, ये सब जो इन्वॉल्व होते हैं ये सब फेल हुए हैं इन 5 पॉइंट पे। और जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आवाम में एक नाराज़गी है, एक नफरत है पूरे सिस्टम के ख़िलाफ़ कि हम जिनको पैसे दे के, अपने टैक्स काट के, अपने पेट काट के हम इनको तमाम पावर एंड पेल्फ से नवाजते हैं और गवर्नमेंट एक्सचेकर पे जो ये सारे सरकारी मुलाजमीन कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। और ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक गैर आइनी राज कायम कर दिया गया है और हर हाल में नाफिज किया जाएगा। और फिर जिस तरह तमाम कैंडिडेट्स के हवाले से भी मैंने बताया कि जनाब सबका यही है, और ये खैबर से कराची से मकरान ये सब कुछ हुआ है, जिसमें अब वाज़े तौर पे जो फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 180 सीट्स हैं उसको मुख्तलिफ तरीके से तकसीम कर दिया गया। पंजाब में ज़्यादातर नून को दे दी गई, मुल्तान में और साउथ पंजाब में पीपल्स पार्टी को दे दिया गया और कराची में MKM को 18 सीटें। अच्छा वो बता दूं कि कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 22 में से 18 फॉर्म 45 के मुताबिक इलेक्शन सीटें निकाली थी। इसके अलावा टोटल जो प्रोविंशियल असम्बली की कराची में थी वो 47 थी और उसमें से 34 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी, वो सारी चुरा ली गई और मैंडेट MKM को दे दिया गया। फिर बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 11 प्रोविंशियल असम्बली और 4 कम अज़ कम नेशनल असम्बली की वो चुरा के दे दी गई मुख्तलिफ पार्टीज़ को, और इसके साथ जो नेशनल पार्टी थी उनको भी हरा दिया गया। इसी तरह अगर इस सारे तनाज़र में देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि जो अभी इस वक्त हुकूमत बनने जा रही है उस पर मैं डिस्कशन करूँ तो इस हवाले से अगर देखा जाए कि ये PDM2 हम पहले से बता रहे हैं कि PDM2 ने आना था, इसकी तैयारी पहले थी और 1.5-2 साल से सारी जो स्क्रिप्ट लिखा था हूबहू उस पर अमल होता हुआ आ रहा है। और अब हुकूमत बनने जा रही है तो उसको अगर हम तजिया करें तो नून लीग की टोटल 17 से 20 सीटें पूरे पाकिस्तान में हैं, वो भी कहीं कहीं पंजाब के सेंट्रल पंजाब में कहीं ले ली होंगी, इसके अलावा उसकी कोई नहीं है।
यानी कि पूरे पाकिस्तान की और रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, बल्कि पंजाब की भी नहीं है। टोटल 17 सीटों वाला जो है वो शहबाज चोर वो वज़ीर आज़म बनने जा रहा है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसको मैं जरदारी लीग कहता हूँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के साथ ही ख़त्म हो गई थी। अब ये चोर चौकों का एक टोला है, उनकी भी रिप्रेजेंटेशन पूरे पाकिस्तान में ख़त्म हो चुकी है। और अंदरून सिंध में भी जो इनका नाम रह गया है 20-25 सीटों का, वो दोस्त धांधली की वजह से है या फिर इस गैर जमहूरी ताकतों की वजह से है कि इनको ये दुआ बख्शते हैं। फिर वो एक पूरा एक अलग प्रोग्राम हो जाएगा कि किस तरह से उनको इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है सिंधी इंटीरियर सिंध को, ये इस पीपल्स पार्टी के टोले ने, जरदारी टोले ने, यानी कि वो भी पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इसके साथ MQM, आपको पता है वो सदा की कौन सी जमात है, दहशतगर्द हमेशा तंजीम रही है, और फिर अब उसको दोबारा से वो दिया जा रहा है। कराची में फिर खून की होली खेली जाएगी, बत्ताखोरी होगी और सो एंड सो। बहरहाल इस वक्त जो हुकूमत बनने जा रही है बन जाएगी ज़बरदस्ती। तो अंग्रेज़ भी आए, उन्होंने भी हुकूमत की, रंजीत सिंह ने भी हुकूमत की, इसी तरह मुख्तलिफ जो सेंट्रल एशिया से आए या टर्की से आए या फिर ईरान से आए, मुख्तलिफ जगह से आए, यहाँ पर ज़बरदस्ती हुकूमत करते रहे हैं। तो ज़बरदस्ती की हुकूमत को पाकिस्तानी अवाम तस्लीम नहीं करेगी, ये बात तय है। बाकी पॉइंट ऑफ लॉ पे मैंने बताया कि जनाब ये बिल्कुल आप सुन सकते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने सुनना ही नहीं है, उनका इजहार से पता लग रहा है, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक मुझे कोई उम्मीद नहीं है, अभी तक फैसला नहीं है, कल फैसला आ जाएगा या परसों आ जाएगा, महफूज किया हुआ है। तो तमाम जो पिटिशन तहरीक इंसाफ की है वो डिसमिस हो जाएंगी, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे कि जनाब क्योंकि फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल चले जाएंगे। हालांकि कानून के मुताबिक मैंने पहले भी केसेस किए हैं, मलिका बुखारी वाले केस का हवाला दिया हुआ, मैं खुद उसमें था, बैरिस्टर अली जफर साहब मेरे सीनियर कौंसल उसमें थे। फिर इसके अलावा जो डस्का वाला केस है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी आई रिमेन पार्ट ऑफ दैट प्रोसीडिंग, जिसमें नौशीन इफ्तिखार वर्सेस अजद अली मलिका था, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2023 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1 में पूरी जजमेंट दे दी है कि इन्होंने 60 दिन इन्वेस्टिगेट किया, अभी तो चंद दिन हुए हैं, अभी इलेक्शन 8 तारीख को हुए हैं। इसका मतलब यह है कि 8 मार्च और 8 अप्रैल तक ये तमाम प्रोसीडिंग देख सकते हैं, लेकिन ये नहीं चलाएंगे। ना सिर्फ इनका है बल्कि इन दो के एक और केस में जो मलिका बुखारी के इन्होंने 10 महीने चलाए। इनका मैंडेट है, ये इंक्वायरी कर सकते हैं, ये समरी ट्रायल दे के मामलात को फिर फैसला कर सकते हैं, लेकिन ये करना नहीं चाह रहे। तो मुख्तसर ये कि मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं, कल फैसला आता है, परसों आता है, तो लामाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ट्रिब्यूनल में ले जाना पड़ेगा। इस हवाले से इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ओपिनियन दूंगा, अपनी लीगल सजेशंस, कि आप उसको किस तरह से एक्सपेडाइट करके 1 माह में, 2 माह में या मैक्सिमम 3 माह में फैसले करवा सकते हैं। ये थी जो आज की प्रोसीडिंग, उसका मैंने आपको क्रस्ट बता दिया बड़ी डिटेल। इसके साथ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब भी मौजूद थे, जो कि जमात इस्लामी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने भी मोर और लेस यही बात की। बल्कि खादिम हुसैन रिजवी साहब, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का भी हवाला उन्होंने दिया, और उन्होंने कहा कि जनाब वो करते करते तकरीर में कहते थे गल ए नहीं गल ओ नहीं, विचों गल कोई हो रहे। इन दी एंड उन्होंने ये कंक्लूड करके तो अपने आर्गूमेंट्स कंप्लीट कर लिए। और उन्होंने भी बताया जब बातें में लाइट मूड में मेंबर्स भी कहने लगे जब आप लोगों को पता है तो हमें क्यों फंसाते हैं, यानी कि मेंबर ने भी इम्प्लाइडली एडमिट कर लिया कि मामलात कहीं और पर है। इस तरह कई कैंडिडेट आए जिन्होंने बताया कि आरोज जिनका ज़मीर थोड़ा थोड़ा जागता था, उन्होंने बाद में हमें फ़ोन भी किया कि यार हम मजबूर हैं, मैं आपसे माजरत करता हूँ, फैसले कहीं और से आ रहे हैं। तो पूरी कौम को पता है कि फैसले करने वाले कौन हैं। बस आप जो है ना मजबूत रहें। ये जंग 8 तारीख को हमें अंदाज़ा था मज़ीद चलेगी। इंशाल्लाह इमरान खान को भी आज़ाद करवाएंगे, जमहूरियत भी आज़ाद करवाएंगे, पाकिस्तान भी आज़ाद करवाएंगे, और इन तमाम किरदारों को सजाएं भी ज़रूर दिलवाएंगे, और फिर इनको आइनी किरदार तक ले जाएंगे। इसके बारे में इंशाल्लाह पूरा लाएअमल तैयार होगा कि कौन से लोग हैं, कौन से इदारे हैं जो अपने आइनी किरदार से हट के गैर आइनी किरदारों की तरफ चले गए हैं, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम जो है ना वो ख़राब हो चुका है। इंशाल्लाह उस पर रिफॉर्मेशंस भी लेकर आएंगे। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग सजेशंस दें, मुझे भी दें
कि हम कौन कौन सी रिफॉर्मेशन कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत है, सोशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, एजुकेशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ये सब चीज़ पे बात करेंगे। जब इंस्टीट्यूशन पे बात करते हैं उसमें सारे आ जाते हैं, यानी कि जुडिशल रिफॉर्म भी आएगा, पुलिस रिफॉर्म्स भी आएंगे, फिर इसके अलावा सिविल रिफॉर्म्स भी आएंगे। लॉट ऑफ रिफॉर्म्स के लिए इंशाल्लाह पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ेगी। तो इंशाल्लाह मैं आप सारे मिल के 24 करोड़ आवाम इस रिफॉर्म्स को हम यकीनी बनाएंगे। एक और ख़बर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है, आपको मालूम है कि डीसी इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही थी और तकरीबन फैसला सुनाने वाला मामला था। और कल बाबर सत्तार साहब की कोर्ट में वो पेश नहीं हुए, तो बाबर सत्तार साहब ने जस्टिस ने ना सिर्फ बरहमी का इजहार किया बल्कि तमाम IG को, FIA को, मतलब सबको डायरेक्शन दे दी कि जहाँ भी इरफान मेमन है पहले नॉन बेलेबल वारंट जारी किए और कहा जहाँ भी हैं इनको गिरफ्तार कर लाया जाए। तो आज लामाला, हालांकि वो भाग रहे थे मुल्क से, तो उनको रोका गया और उनको मालूम था कि अब क्योंकि FIA भी इन्वॉल्व हो गई है, तमाम IGs इन्वॉल्व हो गए हैं, तो मेरा जाना मुश्किल है। तो आज पेश हो गए और आज बड़ी लंबी उस पर बात हुई। मुख्तसर ये कि बाबर से उन्होंने कहा कि जनाब आप ऐसा कीजिए कि हियरिंग छोड़ दें, आप कहीं और ट्रांसफ़र कर दें। तो बाबर सत्तार साहब ने उसी वक्त कहा अब ये पॉसिबल नहीं है, आपने पूरी कोशिश कर ली, आपने मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर ली, आप क्या चाहते हैं कोई और बेंच में जाके आपको अपनी मर्जी का फैसला आएगा, मैं ही फैसला करूंगा। और आपने जितने लोगों को MPO के तहत अंदर नजायज़ गैर कानूनी बंद करते रहे हैं, डिस्पाइट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कई दफ़ा कहा आपने मेरे ऑर्डर्स को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को फ्लाउट किया है और बार बार किया है। एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा MPO जारी किया और जो आखिरी MPO जिसकी वजह से इनको बुलाया गया था वो शानदाना गुलजार और शहरियार अफरीदी वाला मामला था, जबकि पहले उनको किसी और केस में फंसा के अंदर किया गया। जब निकलने लगे तो पिंडी के जो DC हैं उन्होंने MPO के तहत किया, लेकिन जब उनको अंदाज़ा हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमें बुला लेगी तो उसने फौरी तौर पे वापस ले लिया और फिर इन्होंने जनाब 3 MPO में अरेस्ट करके 60 दिनों के लिए अंदर कर दिया और फिर सारा चला। तो उसमें वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा जी हमें थ्रेट थी, इनको थ्रेट थी, वो जेल के अंदर से कुछ थ्रेट करने लगे थे माशरे में। तो इन सब चीज़ को उन्होंने ओवर रूल कर दिया और मेरा ख्याल लगा फैसले के लिए। और उसमें भी जिस तरह तमाम ऐसे केसेस में जिसमें गैर जमहूरी ताकतें अपने फैसले करवा रही हैं, उसमें राजा रिजवान अब्बासी साहब हमेशा पेश रहे हैं। इसमें भी जो डिफेंस कर रहे हैं इरफान मेमन को, वो राजा रिजवान अब्बासी साहब हैं। बहरहाल इस अब एडजन हुआ है नेक्स्ट वीक के लिए और मुझे उम्मीद है कि इस शख्स को कम से कम 6 माह ज़रूर सज़ा होगी और फिर ये सिलसिला नहीं रुकेगा और तमाम वो ब्यूरोक्रेट्स जो कि गैर जमहूरी ताकतों का गैर कानूनी तरीके से आलाकार बनते हैं, इंशाल्लाह अपने कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुँचेंगे। हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। इसके साथ साथ कल के रात की जो खबर है उस हवाले से मुख्तसर बता दूं कि हनीफ अब्बासी साहब और साद रफ़ीक साहब कोसार में कहीं कैफेटेरिया में बैठे हुए थे और फिर खातून ने उनको देख लिया तो उसने चोर की आवाज़ लगाई। तो हनीफ अब्बासी और वो दोनों पीपला के जो बैठे हुए थे, उसने हनीफ अब्बासी ने कोई धक्का दिया जिसकी वजह से खातून गिर गई। उसको नहीं पता था कुछ और ख़वातीन भी उसके साथ है, कुछ 6-7 ख़वातीन थी। फिर उन्होंने जो चप्पल उठाया है और जो मारते मारते लेके भगाया उनको, दोनों भाग के बाहर गए हैं। वीडियो भी आम हो गई है जो बाहर की है, अभी अंदर की नहीं है क्योंकि CCTV कैमरा वाला तो ज़ाहिर है होटल वाले वो नहीं दे रहे होंगे, ये रुकवा लिया होगा। तो मुख्तसर ये कि जलील हुए वो कि मैं नहीं समझता कि फ़िज़िकल हैंडलिंग होनी चाहिए किसी तरफ से भी, और जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक फ़िज़िकल हैंडलिंग सबसे पहले हनीफ अब्बासी ने की और फिर औरतों ने भरपूर जवाब दिया। एक तो ये चीज़ है, लेकिन ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं? यकीनी तौर पे हम पाकिस्तान, आप जहाँ भी चले जाएं सब में मायूसी है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो कानून के मुताबिक नहीं हो रहा, वो आइन के मुताबिक नहीं हो रहा, वो जमहूरी इक़्तिदार के मुताबिक नहीं हो रहा, बुनियादी हकूक़ सलब हो चुके हैं। जब ये माहौल हो जाएगा और चोर चक्कों को दोबारा बिठाया जा रहा है तो एक मायूसी का आलम है। अब मायूसी के आलम में तो बंदा सिर्फ अपना जमहूरी तरीके से इजहार ही कर सकता है। अभी तो यहाँ पर कोई ऐसी बात हुई नहीं है कि वो फ्रंट फुट पे अवाम आके मुकाबला करें इन लोगों का जो पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं।
एक चीज़ सब में सराहत कर गई है, ये जो कुछ हो रहा है ये अनडेलिबरेट नहीं हो रहा बल्कि डेलिबरेट हो रहा है। और ये भी अमेरिकी एजेंट्स जो हैं अमेरिका के इशारे पे सारा कुछ कर रहे हैं और पाकिस्तान को उसी तरफ ले जाया जा रहा है जो पहले बांग्लादेश को ले जाया गया, बंगाल को, और फिर 2 हिस्से किए गए। तो पाकिस्तान की इकॉनमी सबको मालूम है ज़ीरो हो चुकी है, वेंटिलेटर पे है। और वेंटिलेटर वालों की तो अपनी कोई ना विल होती है, ना उसकी शक्कत होती है, ना पावर होती है। तो इस नहज पे ले गए हैं। फिर इसके साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो गया, हमारा आइन ख़त्म हो गया, हमारा कानून ख़त्म हो गया, जुडिशल सिस्टम रॉटन हो गया, मैशत हमारी ख़त्म हो गई, अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया गया है, बार बार कह चुके हैं। तो इन हालात में तो मायूसी रह जाती है। तो इजहार ज़रूर करें। और मैं हमेशा कहता हूँ आइन के मुताबिक, चाहे आइन ख़त्म हो गया है लेकिन आइन के हम फॉलोवर रहेंगे, बिल्कुल सुकरात की तरह, जिसने हमेशा हर हक सच के साथ मुकाबला किया। और जब उसको जहर दिया जा रहा था उसके शागिर्दों ने कहा कि आप कहें तो हमने इंतज़ाम कर लिया, आपको हम फरार करवा देंगे। तो उन्होंने कहा मैंने हमेशा हर हक सच और आइन कानून को फॉलो किया है। ये गलत कानून है, ये गलत चीज़ है, लेकिन इस मुल्क में मौजूद है तो मैं इसे फॉलो करूँगा। और उसने हंस के जहर का प्याला पी लिया था। तो मैं हमेशा अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने कॉलीग्स को, अपने मेंबर्स को यही कहता हूँ, आइन के मुताबिक जद्दोजहद करनी है, कानून के मुताबिक जद्दोजहद करनी है, जमहूरी इक़्तिदार के मुताबिक जद्दोजहद करनी है, और विदाउट बीइंग वायलेंट, यानी कि अदम तशद्दुद के साथ करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी नफ़रत का इजहार आप मुख्तलिफ तरीके से करें इन चोरों, उचक्कों, लुटेरों, डकैतों, वतन के गद्दारों के ख़िलाफ़। एक मिसाल के तौर पे आप इनको जहाँ भी देखें, आप मत देखें उनकी तरफ। जैसे एक नज़र पड़ गई कि ये चोर जा रहा है, जिसने मैंडेट चुराया है, जिसने करप्शन की है, जिसने बेगैरती की है, तो आप उसकी देखे बगैर अपने दोस्तों के साथ चोर 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 की आवाज़ लगाएं। तो इनको एहसास होना चाहिए कि, और ये लोगों में ये रट जाना चाहिए। और फिर जिन्होंने सरकारी एहलकारों ने किया है, मैं कहता हूँ तस्वीर सारे जारी करें ताकि एक दूसरे सारे देख लें कि ये वो लोग हैं जिन्होंने वतन के साथ गद्दारी की है, जिन्होंने आइन के साथ गद्दारी की है, जिन्होंने कानून के साथ गद्दारी की है। और यह सिलसिला नफ़रत का अपने अंदर रखें और इस लावा को मजबूत करें, लेकिन इन्हीं 4 एम्बिट के अंदर जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें आपने रखना है। आखिर में चंद बातें मैं कहता चला जाऊँ कि जिस तरह पोस्ट शेयर होती हैं, वो पोस्ट शेयर कुछ हुई हैं, वो मैं बताता चलूँ। जिस मुल्क का इलेक्शन सरेआम चोरी हो जाए तो सोचो इस मुल्क का ख़जाना कैसे चोरी नहीं हुआ होगा। एक और पोस्ट जो कि मुझे अच्छी लगी वो शेयर कर रहा हूँ। एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने वालों का पाकिस्तान को मिलकर घसीटने पर इत्तेफाक। एक और पोस्ट, एक मशहूर कंपनी को मुल्क चलाने के लिए वज़ीर आज़म चाहिए, तजुर्बा ज़रूरी नहीं है। एक लतीफ़ा है, काजी अपनी बेगम से, आज काफ़ी अरसे बाद बारिश हो रही है। बेगम, हजूर वाला ये बारिश नहीं, पाकिस्तानी अवाम तुझ पर थू थू कर रही है। इंटरनेशनल मीडिया भी बता रहा है कि इलेक्शन किस तरह हुए हैं। ऐसा मत करें, लोग अब समझदार हो चुके हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने ये कमेंट्स दिए हैं कल। हुकूमत बनाने के लिए नंबर तो तुम्हारे पास 20 भी पूरे नहीं हुए। पाकिस्तान की बदकिस्मती, चोरों का सरगना चौकीदार निकला। एक लतीफ़ा, अगर नून लीग जीती होती तो गला फाड़ फाड़ कर मीडिया पर फॉर्म 45 दिखा रही होती, मगर हमेशा की तरह इनके पास रसीद नहीं है। गुलाम मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, मैं समझता हूँ इंतहाई कानून और आइन को फॉलो करने वाले, बुनियादी हकूक़ को फॉलो करने वाले और जमहूरी अंदाज में सियासत करने वाले हैं। और उन्होंने एक कमेंट्स दिए हैं कि मुल्क को दरपेश मसाइल में अदलिया शरीक जुर्म है। इलेक्शन की इंजीनियरिंग में अदलिया भी मुलविस है। इलेक्शन से चंद रोज़ कबल एक लीडर को 3 सज़ाएँ दी, बल्ला छीन लिया, जो कुछ होता रहा इस पर अदलिया खामोश रही। अदलिया इसमें पूरा हिस्सादार है। फजलुर रहमान जैसे मुनाफिके, मैं कहता हूँ मुनाफिकीन आज़म है, मुनाफिक आज़म है, मौलवी है, उसने कमेंट्स जो दिए हैं और कहा है कि इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल था, एक भी नतीजा ऐलान करने के इख्तियार नहीं था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हो। इसी चीज़ के साथ, गुजारिशात के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट व्लॉग के साथ तक मुझे इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।